और बेटा नेक्स्ट एक एक्टिविटी हमारे पास हीटिंग द लेड नाइट्रेट। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, उस टेस्ट ट्यूब में कुछ 1-2 ग्राम मतलब 2 ग्राम, मान लो 2 ग्राम हम लेड नाइट्रेट लेते हैं। लेड नाइट्रेट इज लेड सेकेंड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हम लिखते हैं PbNO3 का होल बेस, ये एक्चुअली लेड नाइट्रेट। इसमें हम कुछ 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेते हैं और इसको हम नीचे बर्नर की हेल्प से जो है हीट करते हैं। तो हमें क्या मिलता है फिर यहाँ, तो हमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से कुछ गैस निकल रही होती है, ठीक है, ब्राउन फ्यूमिंग गैस, ब्राउन फ्यूमिंग है ना। तो ये गैस क्या है एक्चुअली, ये गैस NO2 है एक्चुअली, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम देख रहे हैं कि जब हम PbNO3 का होल ट्वाइस है हमारे पास, इसको जब हम स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो हमारे पास बेटा बनना है लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, है ना। अब ये चूँकि सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी सॉलिड है बेटा, ये गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। तो ये अब चूँकि बैलेंस्ड नहीं है, ये रिएक्शन अनबैलेंस है, तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेड यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ 3 × 6 है और यहाँ पे खाली 2 2 4 1 और 5, खाली 5 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। अभी ये 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन इधर हो गए, 6 ऑक्सीजन इधर होंगे, लेकिन लेड अपन बैलेंस हो गया, तो लेड यहाँ पे 2 है और इधर तो हम 2 लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास हो गया नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन 2 × 4, 4 नाइट्रोजन हो गए, तो हम यहाँ पे 4 लगा देंगे, ठीक है। अब ये रिएक्शन कम्प्लीटली बैलेंस है, 2 PbNO3 का होल ट्वाइस हीट करने पे गिव्स ऑफ 2 PbO, मतलब लेड ऑक्साइड प्लस 4N2 प्लस O2, ठीक है। ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये लेड ऑक्साइड है बेटा, ठीक है। और ये तो लेड नाइट्रेट है, आप जानते हैं लेड नाइट्रेट। ये बेटा NCERT में एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। ये रिएक्शन आपको लिख लिख के याद करेंगे तो ईजी रहेगा आपको ये रिएक्शन याद करने में। नेक्स्ट बेटा एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, इसको हम लैब में परफॉर्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब होता है, लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। कहीं भी लिसिस है तो उसका मतलब होगा ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रो मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इसके लिए बेटा एक ऑपरेटर सेट करना पड़ेगा हमें, तो अब देखिए कैसे 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 करते हैं। अब मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ, अभी करके तो दिखा नहीं सकते हैं, पर आप समझ सकते हैं यहाँ से कैसे 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 होता है। तो फर्स्ट थिंग हम एक बीकर लेंगे, ठीक है, ठीक है। बीकर में नीचे यहाँ पे हम कुछ 2 होल कर देंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड लगा देंगे कार्बन के, कौन से इलेक्ट्रोड, कार्बन के इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसको हम यहाँ 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। इसके ऊपर बेटा हम एक टेस्ट ट्यूब रख दे रहे हैं। टेस्ट ट्यूब आप सब लोगों ने देखी होगी लैब में, अगर आप लोग लैब गए होंगे तो टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक की लगा देते हैं, अब इसके और इसमें वाटर भर देते हैं, ठीक है, पानी भर दिया हमने इस बीकर में, और इसमें हम कुछ फ्यू ड्रॉप H2SO4 भी डाल देंगे बेटा, क्यों, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, तो इसमें हम कुछ अमाउंट ऑफ H2SO4 निकाल दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं मतलब, तो H2SO4 क्या होगा, ये टूट जाएगा बेटा 2H प्लस में प्लस SO4 2 माइनस में। और आयंस हमें पता है, आयंस आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन है वो अच्छे से होता रहेगा बेटा। जो कैथोड होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, तो इसको हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है। एनोड जो होता है पॉजिटिवली, जिधर बड़ा डंडा है वो पॉजिटिव चार्ज, जिधर छोटा डंडा है वो नेगेटिव चार्ज, तो ये कैथोड हो गया। और ये चूँकि ये क्या है बेटा, एनोड है, ठीक है। और चूँकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव गैस है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है, तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन होगा वो बेटा कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन जो होगा वो एनोड की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आके हम कुछ देर तक इस ऑपरेटर्स को ऐसे ही रखा रहने देते हैं, तो कुछ देर बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन गैस इकट्ठा हो गई है O2, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो गई है H2, ठीक है। लेकिन मतलब ये हमारा ऑब्जर्वेशन होगा कि कुछ देर तक, तो इसको क्या कहते हैं हमारा मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि जो H2O था वो H2 प्लस O2 में
ब्रेक डाउन हो गया है। लेकिन अब ये चूँकि अनबैलेंस रिएक्शन है तो हम यहाँ पे 2 2 अब ये बैलेंस है, ठीक है। वाटर लिक्विड था, अब ये गैस और ये भी गैस, मतलब वाटर जो है वो जब हमने इससे इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट गया, तो इसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, ये एक्टिविटी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है बेटा, जब हम ये पूरा ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि व्हाई द ट्वाइस अमाउंट ऑफ वन गैस इज कलेक्टेड देन अदर्स, कि जो एक गैस है मतलब हाइड्रोजन जो है वो ट्वाइस होगी अमाउंट में, मतलब जितना ऑक्सीजन होगी उसके 2 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन हमें मिलेगा कैथोड पे। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सिंपल है कि ये हम यहाँ से जैसा देख सकते हैं कि जब 2 मोल ऑफ वाटर टूट रहा है बेटा, तो इसमें से हाइड्रोजन तो 2 मोल बनना है लेकिन ऑक्सीजन खाली 1 ही मोल बनना है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से हम इजीली बता सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है ज़्यादा बनेगा क्योंकि ये 2 मोल बनना है, और ऑक्सीजन जो है कम बनेगा क्योंकि वो 1 ही मोल बनना है ना। तो कैथोड पे जो हमें गैस मिलेगी वो हाइड्रोजन होगी और वो ट्वाइस इन द अमाउंट देन द ऑक्सीजन होगी जो कि हमें एनोड पे मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें देखना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सिल्वर क्लोराइड। बेटा सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है। इसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में लेके जाते हैं जब, तो ये टू Ag प्लस Cl2, अब चूंकि ये अनबैलेंस है बेटा तो हम 2 लगा देंगे 2Ag, ठीक है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, हम इसको AgBr बोलते हैं, ठीक है। ये Ag में टूट जाता है प्लस Br2 में टूट जाता है, ब्रोमीन को हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है बेटा, ये देखो, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन का यूज हम करते हैं यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन दोनों रिएक्शन का यूज किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। हमने अभी तक पढ़ा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हमने डिकम्पोजिशन देखा वो कितने 3 तरीके से देखा, 3 वेज, 3 तरीके से हमने केमिकल्स को डिकम्पोज किया। सबसे पहला है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट देकर डिकम्पोज करना, ठीक। उसमें हमने एग्जांपल क्या देखा था, FeSO4 वाला। FeSO4 को जब हम हीट कर रहे हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट रहा है, और बैलेंस करने के बाद 2 लगा देते हैं। ये तो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन बेटा। दूसरा हमने देखा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या देखा हमने? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में बेटा क्या देखा हमने कि हम जब वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है, ठीक, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, ठीक, तो ये 2H2 प्लस O2 में टूट जा रहा है, ठीक है। ये जो है वो कैथोड पे जा रहा है और ये जो है एनोड पे जा रहा है, ठीक है। तो इसका भी क्या हुआ, एक चीज़ से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है, और तीसरा टाइप हमने देखा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बेटा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि ब्रेकिंग डाउन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटो मतलब हो गया सनलाइट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमने देखा कि AgCl 2AgCl ये बनाता है 2Ag प्लस Cl2, ये बेटा सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो डिकम्पोजिशन 3 तरीके से होता है, वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है, वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो सकता है। तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से जो है समझाए गए हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा डिकम्पोजिशन क्या है। अब 2 मेथड हमारे हो चुके हैं, नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो बेटा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट, इससे पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। थोड़ा सा मैं अपडेट सेट कर लेता हूँ, 1 मिनट देना मुझे। हाँ ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास एक बीकर है, इधर एक बीकर है, ठीक है, जिसमें हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा है जो कि ब्लू कलर का होता है, CuSO4 सोल्यूशन, ठीक ठीक। ये हमारे पास CuSO4 है जो कि ब्लू कलर का होता है, और हमारे पास 2 आयरन नेल है। नेल मतलब बेटा कील होता है, तो हमारे पास 2 आयरन नेल है, ये देखो ऐसे, ये लोहे की कील है हमारे पास, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक आयरन नेल को हम CuSO4 जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है इसमें रख देते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ब्लैक कलर से बनाता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है।
इसको हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक, कुछ देर तक रखा रहा है जब ये इसमें, उसके बाद हमने देखा कि ये जो आयरन नेल है इसके चारों तरफ यहाँ पे ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस इकट्ठा हो गया। ठीक, ब्राउन कलर का सब्सटेंस इकट्ठा हो गया। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे पास CuSO4 था जो कि ब्लू कलर का था। उसमें जब Fe गया तो ये Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से। Fe ने Cu को हटा कर खुद इसकी जगह आ गया FeSO4 बना लिया और प्लस में Cu जो है निकल गया वहाँ से। तो ये जो आयरन नेल हमारे यहाँ से जब बाहर निकाली हमने, ये देखो आयरन नेल आप देख सकते हैं, ये इसके चारों तरफ यहाँ पे जो ब्राउन कलर की कोटिंग थी बेटा, ये FeSO4 की है एक्चुअली। ठीक है, FeSO4 ब्राउन कलर का होता है और CuSO4 ब्लू कलर का होता है। तो ये जो कलर में चेंज हुआ, पहली बात तो ये इससे आप एग्जामिन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया। तो अब CuSO4 ने क्या हुआ, Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। चूँकि एक जो एटम है वो दूसरे एटम को हटा के उसकी जगह आ जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को थोड़ा सा समझा। और डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, ऐसा नहीं कि हर एलिमेंट जो है हर किसी एलिमेंट को हटा सकता है। अब जैसे इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है वो अपने नीचे वाले को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मेरे पास BaSO4 है, इसमें मैंने एल्युमिनियम ऐड किया तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, क्योंकि एल्युमिनियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। और रिएक्टिविटी सीरीज बेटा मैंने यहाँ बना रखी है, आप याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, कि पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, और फिर टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख के याद कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग साथ में नोट्स बनाते हुए चले, जैसा मैंने एक ऑर्डर में लिख रखा है उसी तरीके से आप भी अपनी कॉपी में लिखें, तो इससे चीज़ें आपको बाद में रिवीजन करने में आसान रहेगा और आपको याद भी चीज़ें अच्छे से रहेंगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होने वाला। लेकिन अगर हमारे पास आप समझो कि MgCO3 हो, ठीक, और प्लस में मैं इसमें पोटेशियम ऐड कर दूँ या सोडियम ऐड कर दूँ, तो ये तुरंत बना लेगा K2CO3 बना लेगा, प्लस में Mg बाहर निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 रहेगा, K2CO3 प्लस Mg बाहर निकल जाएगा। चूँकि क्या है कि मैग्नीशियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है और पोटेशियम जो है ऊपर है, तो इसको ईजिली डिस्प्लेस कर देगा। तो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अब समझो हमारे पास है PbNO3 प्लस हमने इसमें Na ऐड कर दिया, तो ये NaNO3 बना लेगा, ये PbNO3 का होल ट्वाइस रहेगा बेटा, और ये 2NaNO3 प्लस Pb बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि Na ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये Pb को डिस्प्लेस करके खुद इसकी जगह आ जाएगा और लेड को बाहर निकाल देगा। तो इस चूँकि एक चीज़ दूसरे को डिस्प्लेस कर रही है, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर कंसिडर करते हैं। ठीक है बेटा, एक चीज़ थोड़ा सा छूट गई थी, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये मतलब इसको बताने का पर्पज़ जो था वो लास्ट में कंक्लूजन में बताया नहीं। एक्चुअली क्या, ये जो चीज़ें मैंने बताई कि थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक, ये तीनों ही डिकम्पोजिशन में हम एनर्जी दे रहे हैं, मतलब गिविंग द एनर्जी, वी आर गिविंग द एनर्जी। मतलब रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमको एनर्जी देनी पड़ेगी कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। ये अलग अलग तरीके से, इसमें हीट के फॉर्म में देनी पड़ेगी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इसमें सनलाइट के फॉर्म में। तो ऑल दीज रिएक्शंस आर इंडोथर्मिक। बेटा ध्यान से समझेंगे, मैंने सबसे पहले इंडोथर्मिक में क्या बताया कि जब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़े उसको हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इस जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एक्चुअली इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इनको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो थर्मल फॉर्म में हो सकती है, वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो सकती है, वो सनलाइट के फॉर्म में हो सकती है, तो इसलिए वो इंडोथर्मिक है। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो अब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी डिस्कस कर लिया है, तो नेक्स्ट हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है कि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन अकर्स, ये ध्यान रखो, एक्सचेंज ऑफ आयन अकर्स। सिमिलर है
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बिल्कुल सिमिलर है, बस खाली ये है कि उसमें खाली एक का सॉल्ट होता था, इसमें हम दोनों ही सॉल्ट लेंगे और दोनों में आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल हमारे पास है, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देख सकते हैं। हमने एक बीकर लिया है जिसमें सोडियम सल्फेट था, एक बीकर में सोडियम सल्फेट लिया है, सोडियम सल्फेट NaSO4 Na2SO4, ठीक है। उसमें हमने थोड़ा सा BaCl2 मिला दिया है, बेरियम क्लोराइड मिला दिया है। तो जो एक हमारे नीचे यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन गया है, थोड़ी देर बाद हमने देखा तो एक प्रेसिपिटेट बन गया है BaSO4 का, और इस सोल्यूशन ऑफ NaCl बन गया है, जो सोल्यूशन है वो NaCl का बन गया। ठीक है, आप यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे, मैं सबको अच्छे फॉर्म में लिख देता हूँ। सोडियम सल्फेट जो है बेटा Na2SO4, इसको हमने BaCl2 से जब रिएक्ट कराया, दोनों को एक ही में मिलाया, तो हमारे पास यहाँ एक BaSO4 का जो है प्रेसिपिटेट बन गया, और NaCl सोडियम क्लोराइड आप सब लोग जानते हो कि टेबल साल्ट बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ, जो Na के साथ SO4 था और Ba के साथ Cl2 था, अब यहाँ पे क्या हो गया, Na के साथ में जो है Cl आ गया है और Ba के साथ में जो है SO4 आ गया है, तो आयंस का क्या हो गया बेटा, एक्सचेंज हो गया है। ठीक है, तो इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इट्स अ वेरी इजी थिंग, खाली आयंस को बदल देना होता है, इसके साथ में उसको लगा दो, उसके साथ में इसको लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज बेटा प्रेसिपिटेशन। जिस भी रिएक्शन में, बेटा मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा हो, जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा हो, ठीक है, बन रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे आप देख सकते हो PbNO3 का वोल्टेज, ये प्लस हम KI से रिलेट कर, बेटा ये एक एक्टिविटी भी है, स्टार्टिंग में मैंने ये एक्टिविटी आपको कराई नहीं है। ये एक्टिविटी NCERT में सेकेंड नंबर पे दी हुई है, पहले चैप्टर का जो सेकेंड एक्टिविटी है उसमें यही चीज़ दी हुई है। तो ये हमारे पास बना लेगा KNO3 प्लस PBI, है ना, तो PBI2 एक्चुअली बनाएगा, है ना। तो अब ये बैलेंस नहीं है बेटा, आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा दो, अभी 2 लगा दो, अब ये बैलेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, लेड के साथ नाइट्रेट था, अब यहाँ पोटेशियम के साथ नाइट्रेट आ गया, लेड यहाँ पोटेशियम के साथ आयोडाइड था, अब लेड के साथ आयोडाइड आ गया, तो आयंस का क्या हुआ है, बेसिकली एक्सचेंज हो गया है। अब ये जो KNO3 आया है बेटा, ये जो है अब यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है ना, इट विल बी सेटल डाउन। ठीक है, तो ये हमको पता चला यहाँ से कि जिस भी रिएक्शन, चूंकि जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं उसमें एक जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, दूसरा जो है सोल्यूशन में रहता है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, ये यही चीज़ मैंने नीचे लिख रखी है बेटा, ये जो क्वेश्चन है मैंने पहले ही करा दिया। मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ लेड सेकंड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये बेटा ये जो है देखो सेम यही ऊपर जो नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैंने ऊपर पहले ही करा दिया। ठीक है, और जो फिर अब हम 4 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 4 टाइप के रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा एक्चुअल टॉपिक था जिसमें हम 4 चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। एंड द फिफ्थ थिंग इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा डिफिनीसन देखेंगे। हमारे लिए अभी जिस लेवल पे हम हैं, मतलब 10th क्लास में, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे देखते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब बेसिकली होता है हमारे लिए या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से हम किसी भी रिएक्शन में ये बताते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। इसका जस्ट अपोजिट है रिडक्शन में, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो हम उसको रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, अगर हमारे मतलब एग्जांपल हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन के, मेरे पास Cu है प्लस मैं O2 ऐड कर रहा हूँ तो ये Cu2O बना रहा है। ठीक, ये कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, तो चूंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है इसलिए हम इसको कहेंगे कि दिस द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होगा ये बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसका जस्ट अपोजिट होगा बेटा Cu2O नहीं, एक्चुअली ये 2CO है, थोड़ा लिखने में गलत होगा बेटा, 2CO है ना, जब भी तो बैलेंस होगा वरना अनबैलेंस रहेगा रिएक्शन। तो अब ये कम्प्लीटली बैलेंस रिएक्शन है।
इसका उल्टा अब हम देखते हैं जो रिडक्शन है, रिडक्शन में क्या होगा बेटा, इसी रिएक्शन को जैसे जो हमारा प्रोडक्ट बना CuO, ठीक है, इसको हम हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं H2, ठीक, तो ये बना लेगा Cu प्लस H2O। अब इसमें क्या हो बेटा, ऑक्सीजन का जो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, पहले यहाँ पे CuO था, अब यहाँ खाली CuO बचा, ठीक है, तो चूंकि ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो गया तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे, समझ गए, ठीक है। अब एक यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है रिडॉक्स रिएक्शन का। बेटा रिडॉक्स रिएक्शन क्या है कि जब किसी रिएक्शन में बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स, मतलब साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ में बेटा ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उसी में रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल है आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, देखिए ZnO+C गिव्स आउट Zn+CO, बेटा इसको मेटलर्जी में यूज करते हैं, कार्बन से हम जैसे जिंक का ओर जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो जिंक के प्योरिफिकेशन में, जिंक के ऑक्साइड से प्योर जिंक निकालने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये मेटलर्जी चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। और हाँ ये आगे मेटल एंड नॉन मेटल में भी है इसका थोड़ा सा, उसमें हम डिस्कस करेंगे आगे, थर्ड चैप्टर आपका। तो इसमें क्या होता है कि जिंक के साथ में ऑक्सीजन था, अब ये जिंक अकेला बचा, मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, ठीक, तो इसका इसका क्या हो गया, यहाँ से रिडक्शन हो गया, ठीक, और यहाँ पे कार्बन अकेला था, यहाँ बाद में कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, हो ना, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, ZnO था प्लस C था, इसने यहाँ पे Zn+CO बचा, अब यहाँ से यहाँ देखेंगे बेटा, देखो Zn, ये क्या हुआ, रिडक्शन होगा क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गया, अब कार्बन से CO बना तो चूंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो इसलिए ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, यहाँ बेटा ZnO से Zn बना तो ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। तो चूंकि एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को कंप्लीटली हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन का एक और एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस रिएक्शन का यूज हम मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन में भी करते हैं, ठीक है, ये आगे चैप्टर में आगे क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे। तो MnO2 है बेटा, मैंगनीज ऑक्साइड, इसको जब हम HCl से ट्रीट करते हैं, बेटा मैंने बैलेंस करके लिखा हुआ है पहले से ही, वरना बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम हो, आप इसको बैलेंस्ड याद कर सकते हो। फिर ये बनाता है MnCl2 + 2H2O + Cl2। अब इसमें हमें देखना है, देखो मैंगनीज के साथ में पहले यहाँ ऑक्सीजन था, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, क्या हुआ बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन रिमूवल हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब यहाँ हाइड्रोजन के साथ में पहले क्लोरीन था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन आके ऐड हो गया है, मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसलिए इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। बेटा मैं जो लिख रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि चीज़ें बहुत ही इसमें कॉम्पैक्ट हो गई हैं इस नोट्स में, है ना, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि तो MnO2 जो है बेटा, इसमें से MnCl2 बना, यानी कि ऑक्सीजन इससे रिमूव हो गया, तो इसका रिडक्शन हो गया है, और जो HCl था इसमें ऑक्सीजन ऐड होके H2O बना है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक। बेटा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है, सबसे लास्ट टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कोरोजन, आप लोगों ने देखा हो कि घर में जैसे आपकी जो रेलिंग होगी या फिर कुछ लोहे का सामान हो गया, पुरानी साइकिल होगी, तो वो उसका कलर पहले तो बहुत ही शाइनी एंड ब्राइट होता है, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा डल होता रहता है। होता क्या है कि जो आयरन के मटेरियल हैं, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, ठीक है, कि मॉइस्चर मतलब नमी, मतलब और या फिर एसिड से, या फिर और भी एंड अदर एक्सटर्नल थिंग्स एंड अदर थिंग्स, और अदर थिंग्स मतलब जैसे कि पानी हो गया, हवा, पानी और एसिड, इन चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनके जो सरफेस पे होती है एक मतलब ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, ठीक है, ब्राउन कलर लेयर, ठीक है। इसको बेटा हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल घर पे
कुछ लोहे के ऊपर जो है ब्राउन कलर की कोटिंग, एक अलग ही लेयर आती है, उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। और केमिस्ट्री की भाषा में इसको हम कोरोजन बोलते हैं। और कोरोजन और भी चीज़ों में होता है, जैसे कि जो अगर आपको ऊपर सिल्वर आपने देखा होगा, चांदी बहुत दिन तक अगर रखी रहती है तो उस पर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, या फिर अगर कॉपर बहुत दिन तक रखा रहे तो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो ये भी जो सिल्वर ब्लैक हो गया या कॉपर जो है थोड़ा ग्रीन हो गया, ये भी कोरोजन के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत सारे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो घर में हमारे लोहे के गेट लगे होते हैं उसको हम पेंट कर देते हैं ना, या मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर पेंटिंग या गैल्वेनाइजेशन, इन चीज़ों से कुछ मेथड हैं जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो हमारी लोहे की चीज़ें हैं वो करोड ना हो जल्दी, ख़राब ना हो जल्दी, है ना। इसलिए सेकेंड थिंग इज रेंसिडिटी। आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि जो खाने पीने की चीज़ होती है, जो ऑयली चीज़ होती है बेसिकली, ठीक है, उसको अगर खुले में अगर बहुत देर तक आप रख दो तो वो थोड़ा रेंसिड होते हैं, जिससे उनका चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट, उनका दोनों ही स्मेल भी बदल जाती है और टेस्ट भी बदलता है। तो इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। इसीलिए मतलब फिर वो खाने के योग्य नहीं रह जाती हैं वो चीज़ें जो रेंसिड हो गई, उसको हम खा, जैसे बिस्किट ऐसे ओपन में रख दो थोड़ा, तो वो पता है उसका मतलब बहुत ही मतलब वो उसमें उसका क्रंच गायब हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये रेंसिड हो गया। ठीक है, बेसिकली ऑयली चीज़ों में होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि रेंसिडिटी को स्लो डाउन करने के लिए, टू स्लो डाउन द रेंसिडिटी, हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करते हैं। एयर टाइट जिसमें हवा जल्दी ना जा पाए, एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि, और जी ये जो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोग चिप्स खाते हैं लेज वगैरह, तो उस चिप्स में वो फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, है ना, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं वो, जिससे वो फर्दर मतलब जो एयर से रिएक्ट नहीं कर पाती है और उसकी रेंसिडिटी नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम नाइट्रोजन से उसमें चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भर देते हैं, जिससे वो रेंसिडिटी प्रिवेंट करता रहता है। ठीक है, आगे बेटा क्वेश्चन है कुछ दो चार, दो चार नहीं खाली दो ही हैं, तुम देख लेते हैं। द आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है बेटा। ये आपके एग्जाम में आता ही है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो आप देखिए इसमें जो Na है बेटा, ठीक है, Na क्या हुआ, Na के पहले अकेला था, अब इसके साथ में ऑक्सीजन आ गया, तो मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, पहले ऑक्सीजन था अब कुछ नहीं बचा है, तो मतलब इसका रिडक्शन ही हुआ है, कह सकते हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास Cu है, अब इससे Cu बचा, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया है। पहले खाली हाइड्रोजन था, अब वाटर आ गया, तो यानी कि इसके साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक, ये चीज़ें मुझे लग रहा है आप लोग सिंपली समझ पा रहे होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमारे पास दो चीज़ें, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, अब एजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो कोई काम करवाए, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होता है, रिड्यूस इटसेल्फ, क्योंकि अपना रिड्यूस होगा तभी तो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा पाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो रिड्यूस इटसेल्फ, और रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, मतलब ये ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। बेटा आप थोड़ा ध्यान समझेंगे कि जो खुद ऑक्सीडाइज हो वो तो दूसरे को रिड्यूस करा पाएगा, मतलब एक का ऑक्सीडेशन होगा तब को किसी दूसरे का रिडक्शन होगा। तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा आप उल्टा याद भी कर सकते हो कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस हो रहा हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे आप लोग कि जो हमारा ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। ठीक है, अब इसमें बताएंगे जो कॉपर ऑक्साइड है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है नहीं। तो ये क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो चीज़ रिड्यूस हो रही है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, वो एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ गए आप लोग। और चूंकि हाइड्रोजन जो है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है।
मतलब आप लोग ध्यान समझे कि जो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें नॉर्मल बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो अब आप लोग आई होप समझ गए होंगे। इसमें एक चीज़ और है, ये अब हम लोगों ने पूरा जो है ये चैप्टर कवर कर लिया है, इसमें कुछ कुछ नहीं बचा, मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर कर दी है। हम थोड़ा एक क्विक शॉट लेते हैं रिवीजन के कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहली चीज़ फर्स्ट थिंग, ये बेटा हमारा है क्विक रिवीजन, ठीक है। हम इसको रिवाइज करके तब नेक्स्ट मूव करेंगे कि पहले हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट थिंग कि केमिकल रिएक्शन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे एग्जामाइन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, या फिर चेंज इन कलर होना चाहिए, चेंज इन स्टेट होना चाहिए, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए, चेंज इन सॉरी इवोल्यूशन ऑफ गैस होना चाहिए। इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े। कई सारे एक्टिव इवोल्यूशन ऑफ गैस होनी चाहिए, कई सारे इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, साथ साथ में हम लोगों ने उस तरीके से पढ़ा। उसके बाद में हमने टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए, ठीक है। ये मैं बेटा ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ, जैसे क्रीम चीज़ें कि मेन मेन टॉपिक्स का थे। तो फिर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, जिसमें क्या होता है कि कोई दो चीज़ें मिलके या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा हूँ। फिर हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा। अब ये तीन तरीके से होते हैं, या तो इलेक्ट्रोलिटिक्स होता है, या फोटोलिटिक हो सकता है, या फिर थर्मल हो सकता है। ये बेसिकली एक्सोथर्मिक होता है और ये इंडोथर्मिक होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि किसी एक चीज़ से टूट के बहुत मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें बन रही हों, इसमें हमने फेरस सल्फेट एग्जाम्पल भी पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज, वो आपको याद ही करनी पड़ेगी, वरना आप चीज़ें गलत कर दोगे, ठीक है। आप वैसे कितने रिएक्शन याद करोगे, लेकिन आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप बहुत सारे रिएक्शन खुद से बना सकते हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आप वीडियो में देख भी सकते हैं, या फिर मैं चाहूँ तो अब मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। आप मतलब मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, आप याद कर सकते हो। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। फिर बेटा इसमें है एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, फिर टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, मतलब सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा। इसमें जो ऊपर वाला जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद में हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली क्या है कि ओनली एक्सचेंज ऑफ आयन, ओनली एक्सचेंज, सबसे इजी रिएक्शन मुझे ये लगता है। ओनली एक्सचेंज ऑफ आयन, इधर का आयन उठा के उधर कर दो, ठीक है, कुछ नहीं करना है डबल डिस्प्लेसमेंट में। और इसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक जो प्रोडक्ट होता है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम अच्छा बेटा हाँ एक चीज़ और, अगर किसी प्रोडक्ट में अगर गैस बनना है, अगर प्रोडक्ट में गैस बनना है तो उसको हम ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर प्रेसिपिटेट बनना है तो नीचे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बताई है, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो इन दोनों का ऑप्शन। रिडक्शन में उसका उल्टा होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। अगर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ हो रहे हों अगर साइमल्टेनियसली, तो उसको हम बेटा रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। ये उसके बाद में लास्ट में हमने कोरोजन, उसके बाद में हमने बेटा कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में पढ़ा। बहुत ही इजी टॉपिक है। रेंसिडिटी आप सब लोगों ने देखी, कोरोजन, रेंसिडिटी। कोरोजन मतलब इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रेंसिडिटी में वो जो फूड आइटम है उनका स्मेल एंड टेस्ट जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने देखी कि क्या कहते हैं,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है। तो जो रिड्यूस हो रहा हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और और तो कुछ छूटा नहीं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट है, मैंने बहुत बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें कि व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बढ़िया डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।